नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के तंज की और उनके तंज से विपक्ष दंग रह गया। बजट सत्र की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले संसद परिसर के बाहर विपक्ष पर जिस तरह से तंज कसा है उससे विपक्ष दंग है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2014 के बाद यह पहली बार है जब सत्र शुरू होने से पहले भारत में समस्या पैदा करने का कोई विदेशी प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, संभवतः 2014 के बाद यह पहला संसद सत्र है जब विदेश से आग भड़काने की कोशिश नहीं की गई। मैं 2014 से ही देख रहा हूं कि लोग हर सत्र से पहले उत्पात मचाने के लिए तैयार रहते हैं और यहां ऐसी मुसीबतों को हवा देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। दरअसल पिछले बजट सत्र के दौरान या उनकी संख्या के लिहाज से बात करें तो पिछले कुछ बजट सत्रों के दौरान संसद में कई बार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। पेगासस, जॉर्ज सोरोस से लेकर हिंडनबर्ग तक कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया है। अब विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी को आखिर इतना आत्मविश्वास कहां से आया कि उन्होंने विपक्ष को सीधे सीधे ललकार दिया है। आखिर इस बार के बजट में ऐसा क्या खास होने वाला है जो पीएम मोदी को लगता है कि विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। दरअसल बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिए हैं कि बजट में क्या क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी तीसरी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया कि बजट में महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम मिशन मोड में हैं और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट देश में नया विश्वास पैदा करने वाला होगा। पीएम मोदी के मुताबिक ये बजट सत्र विकसित भारत को नई ऊर्जा देगा, देश को मजबूत बनाने वाले कानून बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल के लिए समृद्ध भारत संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का इरादा है। 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा संकल्प है और इस बार का बजट ऐतिहासिक होने वाला है। तो बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर यह तंज कसा है। अब इसके क्या मायने हैं, क्या बजट में ही तो इसके उत्तर नहीं छुपे हुए हैं, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमित गर्ग साहब भी जुड़े हैं। वहीं बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ जयपाल शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले वत्स साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बजट सत्र के शुरुआत से ठीक पहले जो आत्मविश्वास से लबरेज उसका परिचय देते हुए यह बात कही है कि इस बार बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है। और यह क्या उन्होंने कहा है जिससे विपक्ष में थोड़ी खलबली सी मच गई है, पहले उसको सुनवा देते हैं दर्शकों को, फिर शुरुआत आपके साथ करेंगे। वत्स साहब, सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है।
10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र में पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। तो हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वत्स साहब, आपने तो सुना ही होगा, हम अपने सारे दर्शकों को भी पहले सुनवा दे रहे थे भाई कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा, यह एक बड़ा सवाल है। वत्स साहब, यह जो बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या इसका इरादा साफ है कि इस बार बजट में कुछ खास होने वाला है, इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिससे लोगों को सहूलियत होगी? इशारा किस तरफ है वत्स साहब? देखिए, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। और जितने भी हमारे प्लान और पॉलिसी हैं वो दूर परिणाम वाले हैं। हमने पूरा आने वाले 20-25 वर्षों का भी रोड मैप दिमाग में तैयार कर रखा है। उस हिसाब से भी इंस्टीट्यूशनल जड़ें मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार का बजट से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो अवश्य पूरी होती नजर आएंगी। जो भी सेक्टर्स जैसे एमएसएमई सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एआई सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, इन सबको भी जो अपेक्षाएं हैं उस पर भी हम खरा उतरने जा रहे हैं। एक विकसित भारत का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, विश्व गुरु बनने का जो सपना देखा है, उसकी तरफ हम बहुत तेजी से, मजबूती से, जड़वक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। कल तक का इंतजार कीजिए। ओके। सारी चीजें आपके सामने होंगी और देश की जनता इस बजट को हाथों हाथ गले लगाएगी। ठीक है। गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। गर्ग साहब, क्या इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए यह कहा है, आप ही के ऊपर संभवतः इशारा था, साफ है विपक्ष के ऊपर, क्या आपने उनको इस बार मौका नहीं दिया कुछ इस तरह की बातों को करके या लाकर, या फिर वो आपको कुरेदने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी चुटकी ले रहे थे? आपको क्या लगता है गर्ग साहब? कुणाल भाई नमस्कार। नमस्कार सर। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से प्रयागराज दुखांतिका में जो स्वर्गवासी हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं, उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और जो घायल हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य की परमपिता से प्रार्थना करता हूं। कुणाल भाई, आज प्रधानमंत्री जी ने जो सब कुछ कहा उसे देख के मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी फिर डरे। उन्हें पता है कि कल कैसा बजट आएगा और उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इसलिए वो कवर फायर ले रहे थे, बचना चाहे। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठ बोलने का। झूठ को इतनी बार बोलते हैं वो कि वो सच लगने लग जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। कुणाल भाई, मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सफाई से झूठ बोली, सफेद झूठ देश के सामने बोला कि मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा हो रही है। बोला ना, एफएमसीजी कंपनियां जो है, फास्ट मूविंग जो ग्रुप है, कंज्यूमर ग्रुप जो है, जिसमें आप और हम आते हैं कुणाल भाई, उसमें किराने की और ये सारी जो कंपनियां आती हैं उसमें नेस्ले भी है, डाबर भी है, टाटा भी है। इनके पूरी बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, हर साल सेल कम हो रही है। और इनका सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्यों सेल कम कर, खरीद कम पा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। सैलरी ग्रोथ कम हो रही है। सैलरी ग्रोथ होती है कि आपकी आय जो है महंगाई के अनुपात में बढ़े। महंगाई तो बेहद बढ़ा दी सरकार ने, लेकिन मध्यम वर्ग की आय नहीं बढ़ाई। उसके चलते एफएमसीजी कंपनियों का जो सेल रेट है वो गिर रहा है। इस देश की जो जीडीपी है, जब हमारी बात कर रहे थे 2014 में, अरे हमने दी थी आपको 8.4 पे,
आज आपने 5 के आसपास लाके पटक दिए। ये हाल देश की अर्थव्यवस्था का प्रधानमंत्री जी और उनके वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने किया है। इस देश का युवा जो है 9% से ज्यादा बेरोजगारी दर से संघर्ष कर रहा है, रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी किस मुंह से कहते हैं कि मध्यम वर्ग की बात करते हैं? अरे मध्यम वर्ग अगर मजबूत हुआ होता तो आप ये सोचिए इस देश की जीडीपी नीचे कैसे आ गई होती। अगर मध्यम वर्ग मजबूत हुआ होता तो इस देश की जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऊपर कैसे जा रही होती, वो नीचे आती। अगर युवा को रोजगार मिल रहा होता तो इस देश में बेरोजगारी दर बढ़ कैसे रही होती, नीचे क्यों नहीं आती। तो इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। इससे पहले भी झूठ बोला, आज भी झूठ बोला और कल से ये फिर दोबारा झूठ बोलने का काम करेगा। ठीक है। जयपाल शर्मा साहब भी बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर चलिए राजनीतिक बयानबाजी से इतर अब स्पष्ट बात करते हैं। सर ये जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही है इसमें उन्होंने महिलाओं का उल्लेख किया है, मध्यम वर्ग का उल्लेख किया है। जब वो महिलाओं की उल्लेख करते हैं तो बात स्वाभाविक है कि बात किचन तक जाएगी, उनके बजट की जाएगी। तो क्या इस बार ऐसा लगता है, हम सब देख रहे हैं कि फल सब्जियों के दाम काफी हद तक बढ़े रहते हैं, इस बार की जो मैसेजिंग है उनकी क्या किस ओर इशारा कर रहा है, कैसा रहने वाला है हमारा बजट, क्या एंटीसिपेट कर सकता है एक आम आदमी? सर कुणाल जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आने वाला बजट है सर जी, इससे सभी वर्गों को अपने अपने जो क्षेत्र हैं जी उनमें रियायतों की अपेक्षा है और सभी वर्ग चाहेंगे कि मैं आने वाले बजट में हमारे को छूटे मिले जी। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट पॉजिटिव आना चाहिए। अनेक घोषणाएं की जा सकती हैं। उधर से जो मध्यम वर्ग है और जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं जी, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब की जो रेट है कम से कम 10 लाख तक का जो हमारी इनकम है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। इधर से जो न्यू टैक्स रिजीम लागू किया है उसमें होम लोन की जो रियायतें थी वो खत्म कर दी गई थी। होम लोन की रियायतें न केवल जिन व्यक्तियों ने घर बनाने के लिए लोन लिया है जी उनको फायदा पहुंचाती है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट डालती है। बिल्कुल। अगर हम होम लोन पर रियायतें जारी रखेंगे, ज्यादा मकान बनेंगे तो सीमेंट, सरिया, लेबर सभी को इसका फायदा होता है और ये अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा है। करेक्ट। इसके अलावा हमारे यहाँ धारा 80D है जिसमें स्वास्थ्य पर जो खर्च किया जाता है उसमें हमारे को कटौती रिबेट मिलती है जो कि 25,000 और 50,000 रुपए है। 25,000 जनरल पब्लिक के लिए और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन। ठीक है। तो इसमें भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार को इसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। वत्स साहब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भाई 2047 तक विकसित भारत हम बन जाएंगे। 100 साल आजादी के पूरी होने के बाद संभवतः हम इस क्षण को अनुभव कर पाएंगे इसका। और विकसित भारत बनने के लिए एक जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाईवेज की, इस पर तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग, किसान जो आपके देश की बैकबोन है और जो आपकी ओर टकटकी निगाहों से देखता है, क्या हमारे पास इस बार कुछ आएगा, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मिलेगा जिससे हम आने वाले समय में बेहतरी से अपना काम कर सके। कहने का मोटा मोटी मतलब है कि गर्ग साहब जो इशारा कर रहे थे इन्फ्लेशन के ऊपर, गर्ग साहब जो इकोनॉमिक रेट, ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है ये सारी चीजें अब बेहद सीरियसली कंसिडर होनी चाहिए? वत्स साहब देखिए कुणाल जी, हाँ, जब आप भारत की बात करते हैं जी तो आप विश्व की भी बात कीजिए। विश्व परिदृश्य में विश्व के हालात के कारण
जितने भी विकसित देश हैं जी, उनके यहाँ इन्फ्लेशन का क्या दर है? डबल डिजिट में, और पिछले कई वर्षों से डबल डिजिट में चल रहे हैं। उसके अनुपात में वैश्विक स्थिति की मार, कोरोना की मार को देखते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने 4.25 से ज्यादा इन्फ्लेशन दर को भागने नहीं दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके साथ साथ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने खर्च किया है और जिस तरीके से विकसित किया है वो सबकी नजर के सामने है। 44 एम्स, 122 एयरपोर्ट, 26 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से सड़कों का महाजाल, पुल पुलिया का महाजाल, मेट्रो में अभूतपूर्व प्रगति जी, वंदे भारत के तहत लगातार ट्रेनों में विकसित। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि हम जड़वत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। और इस बजट में जिन चीजों पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है जी, मुझे पूरा उम्मीद है टैक्स स्लैब भी बढ़ेगा, किसानों के प्रति भी और ध्यान दिया जाएगा जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पुरजोर ध्यान दिया जाएगा, और जिस तरीके से आगे बढ़ने की कवायद हो रही है उसको और जरूरत और मजबूत किया जाएगा। ठीक है वत्स साहब। गर्ग साहब देखिए, अब आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई बाकी देशों को भी देखिए, उनको भी टटोलिए, उससे हम बेहतर है। हालांकि इसी में एक बात निकलकर सामने आती है कि 2008 में जब गंभीर रिसेशन था पूरे वर्ल्ड पर, तब पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी को खूब याद किया जाता है कि उन्होंने भारत को उस वक्त संभाल लिया था। एक बेहतर उत्कृष्ट इकोनॉमिस्ट थे वो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, वत्स साहब कह रहे हैं, और इसमें और इजाफा ही होगा, इससे आप सहमत हैं क्या? कुणाल भाई, वत्स साहब ने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा न लेकर गलत तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखे। इन्होंने कहा कि दूसरे देशों की इन्फ्लेशन रेट गिर रही है, वो बढ़ रही है, हमारी तो उसके मुकाबले कम बढ़ी है। ये मैं आपके सामने यूएसए का आंकड़ा रख देता हूँ। इन्फ्लेशन रेट है 2.95%। तो इस तरह से गलत तथ्य आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कल भाजपा दोबारा करेगी। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। हमारे साथी जो पैनलिस्ट उन्होंने बोला सरकार को होम लोन, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। आदरणीय, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी जो चीजें हैं ये मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई जी, और ये सरकार तो कॉर्पोरेट की सरकार है, वो इन पर कैसे ध्यान दे सकती है? ये जो भी कुछ करेंगे कॉर्पोरेट को देखकर ध्यान में रख के करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। कुणाल भाई, 2014 तक जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, जो टोटल टैक्स का जो परसेंटेज है उसमें 58% कॉर्पोरेट टैक्स देता था, बाकी आप और हम देते थे। अब मोदी जी के सरकार, पिछली जो सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें बताया गया कि ये रेशियो रिवर्स हो गया, मतलब कि हम 58% पे आ गए हैं और कॉर्पोरेट 46% पे चला गया है, और इसका रेशियो जो निकलता है लगभग 9 लाख करोड़ का निकलता है पिछले साल में। इस साल बढ़ जाएगा, मतलब मध्यम वर्ग पर 9 लाख करोड़ का बोझा इन्होंने और डाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर कह देता हूं कि सरकार की सोच नहीं है, ये केवल उद्योगपतियों के हाथों में खेलती है और उनको लेकर ही योजनाएं बनाएगी। इससे बुरा क्या हो सकता है कुणाल भाई? हाँ, ठीक। इस देश में जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जिसमें हीरा नंबर 1 पर आता है, या कैसीनोज है, वहां आप आश्चर्य करेंगे जीएसटी फ्री है। और जीएसटी अगर लगाई जा रही है तो जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस पर लगा रही है ये सरकार। तो इस सरकार से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कुणाल भाई
कि ये सरकार कुछ आज करने जा रही है, लेकिन फिर भी मैं तो बेहतरी की प्रभु से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अगर सरकार कुछ बेहतर करती है तो आप और मैं भी लाभान्वित होंगे, देश लाभान्वित होगा। लेकिन उसके लिए मनमोहन सिंह जी जैसी सोच चाहिए, वो वक्तव्य नहीं चाहिए मनमोहन सिंह जी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया था, उनके लिए पार्लियामेंट में कहा था, उनकी जैसी सोच चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जयपाल शर्मा साहब, अब देखिए साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी, खासकर मौजूदा सरकार कॉरपोरेट सेंट्रिक है। और यदि आप कॉरपोरेट सेंट्रिक हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो इस ओर इशारा कर रहे थे गर्भ साहब, जो अतिरिक्त दबाव है वो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर आएगा। मिडिल क्लास पिसता रहा है, और क्या, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी पिसता रहेगा? क्या आपको लगता है कि फिर से उन्हें एक ख्वाब दिखाया जाएगा और वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दोनों को साथ मिलाकर चला जा सके? कहने का मोटा मोटी यह मतलब है शर्मा साहब कि कल के आम बजट से इंसान, एक कॉमन मैन, क्या उम्मीद करे, राहत या आफत? कुणाल जी, किसी भी गवर्नमेंट के लिए उद्योग को बढ़ावा देना कोई गलत कार्य नहीं है। ओके। परंतु उनको साथ साथ मध्यम वर्ग है उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम हायर इनकम ग्रुप पर टैक्स लगाते हैं जी, तो वो जो टैक्स है उसकी मार कम होती है। उसी पैसे को जब हम मध्यम वर्ग पर खर्च करते हैं तो उसको उसकी यूटिलिटी ज्यादा लगती है। यही हमारे टैक्स स्ट्रक्चर का यही हमारा आधार भी। हम हायर इनकम पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं, लो इनकम पे कम लगाते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन है वो फिर गरीब और मध्यम वर्ग पर उसका ज्यादा पोर्शन खर्च किया जाना चाहिए। यही हमारा बेस है, स्टार्टिंग से ही यही बेस है टैक्स, जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जी। और अगर मान लो हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। जैसे ईडी है, हम उसका विरोध करते हैं कई बार, बल्कि अच्छा है जितना भी टैक्स स्ट्रक्चर जितना ट्रांसपेरेंट होगा, टैक्स चोरी जितनी कम होगी, वो सभी के लिए अच्छी है। ठीक। आने वाले बजट में मैं तो ये हम आशा करते हैं जी, एक तो जो एग्रीकल्चर है, छोटे किसान है, उनको राहत मिल सकती है। एक रिपोर्ट कृषि मंत्री ने हाल ही में फसल बीमा से संबंधित पेश किया था, और एक संसद की स्थायी समिति ने 2 हेक्टेयर भूमि तक यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की प्रस्तावना की है, शायद वो बजट में आए, और 2 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं जी, उनकी फसल का यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू हो सकती है, जो हमारे किसानों के लिए। दूसरा, हमें गवर्नमेंट से ये हम चाहेंगे जी कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जीएसटी को हटाए बिल्कुल, ठीक, क्योंकि ये बेसिक नीड है, और एक वेलफेयर गवर्नमेंट को स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ावा देना। नहीं, बिल्कुल शर्मा साहब, आपने वाजिब फरमाया है। और देखिए, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। अब गवर्नमेंट इनको कितना नोटिस करती है ये देखते हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कल बजट पेश होने वाला है, और क्या आम लोगों से इससे अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए? हर कोई उम्मीद करता है, देखना दिलचस्प होगा कल आम लोगों के लिए रास्ता खुलता है या फिर कुछ रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। मुद्दा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।